साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। करंट अफेयर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप करंट अफेयर के लगातार टच में रहते हैं और एग्जाम के टाइम पर आप पे करंट अफेयर को लेकर के कोई प्रेशर नहीं होता है। और यहाँ पर जो हम करंट अफेयर देखेंगे, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उस करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये जो करंट अफेयर है, ये इसमें दो तरह के होते हैं करंट अफेयर। एक आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है और कुछ करंट अफेयर जो होते हैं वो संक्षिप्त फॉर्म में दिए होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम देते हैं तो इसमें आपको मेंस के पर्पज से भी करंट अफेयर मिल जाते हैं और प्री के पर्पज से तथा आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी करंट अफेयर आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट मिल जाते हैं जो आपके जीएस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विजन आईएएस का न्यूज़ टुडे करंट अफेयर। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डेली आपको ये करंट अफेयर प्रोवाइड कर सकूं। बस आप लोगों से पूरे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में जोखिम तो है लेकिन अब इसे रोका नहीं जा सकता है। तो यहां पे हम समझेंगे कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता क्या है और उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, विशेषकर वाह्य क्षेत्र जो एक्सटर्नल सेक्टर है, इसके बढ़ते आकार को देखते हुए अपने उपायों को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सीमा पार मतलब जो आयात निर्यात हम करते हैं, तो सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे हमारा स्थानीय मुद्रा क्या है, रुपया है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए में लेन देन को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही अन्य चालू खाता संबंधी लेन देन भी रुपए में किए जाते हैं। देखिए, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता को भी अपनाया जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा कि दो तरह खाते होते हैं, एक पूंजी खाता, एक चालू खाता। तो वर्तमान में जो है भारत में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता को नहीं अपनाया गया, जबकि आंशिक परिवर्तनता को ही अपनाया गया, जबकि चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनता को अपनाया जा चुका है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता का आशय है स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि रुपया को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि डॉलर और विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की पूरी स्वतंत्रता। मतलब हम रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में बदलने की हमारे पास पूरी स्वतंत्रता हो। वर्तमान में भारत में पूंजी खाते में आंशिक और चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनता की अनुमति है। अब बात करते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या होंगे। तो देखिए, व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होने के कारण भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेन रिजर्व हमको रखना पड़ता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की जरूरत कम हो जाएगी। दूसरा, दूसरे देशों की घटनाओं के आर्थिक प्रभाव में आने का खतरा कम हो जाएगा। तीसरा, भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा अस्थिरता का जोखिम कम हो जाएगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से व्यवसायों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ जाती है तथा सीमा पार व्यापार और निवेश की लेन देन लागत कम हो जाती है। अब बात करते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समक्ष जो चुनौतियां और जोखिम मौजूद हैं उनकी। तो पहला है, घरेलू मौद्रिक नीति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। दूसरा, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से अनिवासी भारतीय जो एनआरआई वगैरह हैं, रुपए में भारतीय परिसंपत्तियों की खरीद करेंगे और भारत में अपने खाते के बैलेंस को रुपए में ही बनाकर रखेंगे। इस तरह की परिसंपत्तियां दूसरे देशों की आर्थिक घटनाओं के प्रति जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आरबीआई द्वारा जो कदम उठाए गए हैं। तो पहला कदम इन्होंने उठाया था, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए जुलाई 2022 में एक तंत्र स्थापित किया गया था। दूसरा, घरेलू ब्याज दर और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ा जा रहा है। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान जो है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
की बढ़ी हुई निगरानी से बाहर आ गया है। तो देखिए, जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर अंकुश लगाने के लिए किसी देश पर अपनी निगरानी बढ़ा देता है और इसे ग्रे सूची में मतलब निगरानी बढ़ाने को क्या कहा जाता है, इसे ग्रे सूची में डालना भी कहा जाता है। पाकिस्तान पिछले 4 वर्षों से इस ग्रे सूची में ही था। तो अब क्या हुआ है कि इस ग्रे सूची से इसको बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ ही साथ जो निकारागुआ है, निकारागुआ पर भी बढ़ी हुई निगरानी को हटा लिया गया है। FATF के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में, तो स्थापना याद रखिएगा 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना है। FATF में कितने सदस्य हैं? 39 सदस्य हैं, 39 सदस्य जिसमें भारत भी शामिल है। FATF जो है यह उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिनका उद्देश्य उपर्युक्त गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि धन शोधन हो गया, आतंकवाद का वित्त पोषण हो गया, और इससे समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। और ये जो मानक है, मुख्यतः 2 मानक है। कौन सा? पहला है वैश्विक धन शोधन रोधी मानक और दूसरा है आतंकवाद रोधी वित्त पोषण मानक। FATF की सूचियों के बारे में बात करें तो FATF जो है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 2 सूचियां, एक ग्रे सूची, एक ब्लैक सूची। ग्रे सूची की बात करते हैं जिससे पाकिस्तान और निकारागुआ को हटाया गया है। तो देखिए, ग्रे सूची से इससे आधिकारिक तौर पर बढ़ी हुई निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग कहा जाता है। यह उन देशों की सूची है जो धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए अपनी शासी संरचना में, जो उनके कहेंगे मतलब संरचना है या कह सकते हैं जो मंत्रालय विभाग बनाए गए हैं, संस्थाएं बनाई गई हैं, तो शासी संरचना में रणनीतिक कमियों को दूर करने हेतु FATF के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। ग्रे सूची में शामिल देशों को निम्नलिखित का सामना करना पड़ सकता है। किन किन का? पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त IMF, विश्व बैंक और ADB, एशियाई विकास बैंक आदि जैसी संस्थाओं और अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है। तीसरा, ऐसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है। चौथा, इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि इन्हें ग्रे सूची में डाला जाता है। ब्लैक सूची की बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल देशों को उच्च जोखिम के अधीन क्षेत्राधिकार माना जाता है। यह उन देशों की सूची है जिन्हें FATF धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण से निपटने के वैश्विक प्रयास में सहयोग नहीं करने वाला मानता है। देखिए, जब कोई सूचीबद्ध देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की AML या CFT व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रगति प्रदर्शित करता है तो उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हेट स्पीच संबंधी अपराधों के मामले में शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने देश में हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 3 जगहों का है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में जो शामिल है वो क्या है? पहला, हेट स्पीच संबंधी मामले स्वतः संज्ञान पर दर्ज किए जाने चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता IPC के अलग अलग प्रावधानों को रेखांकित किया है। इनके तहत हेट स्पीच के आरोपियों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। जिन धाराओं के तहत ये दर्ज होंगे उसमें क्या है, कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 153A, 153B और 295A आदि शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई में किसी भी प्रकार के संकोच को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। देखिए, विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच की परिभाषा दी है। तो इसके अनुसार, विधि आयोग के अनुसार हेट स्पीच क्या है? इसके अनुसार आमतौर पर नस्ल, निर्जातिता, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में
परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। हालांकि भारत में हेट स्पीच की कोई विशेष कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। हेट स्पीच से निपटने के लिए जो अन्य सुझाव दिए गए हैं उनमें क्या है, विधि आयोग ने विशेष रूप से हेट स्पीच को आपराधिक बनाने के लिए आईपीसी में 2 नई धाराएं प्रस्तावित की हैं। ये धारा कौन सी हैं? धारा 153C और धारा 505A। इसी तरह के प्रस्ताव बेज बारुआ समिति और विश्वनाथन समिति ने भी प्रस्तुत किए थे। तो ध्यान रखिएगा इन समितियों का, जो हेट स्पीच संबंधित है, बेज बारुआ समिति और विश्वनाथन समिति। इसके अलावा वर्ष 2020 में गठित आपराधिक कानूनों में सुधार पर समिति भी हेट स्पीच से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों की संभावनाओं की जांच कर रही है। अब बात करते हैं हेट स्पीच पर उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों के बारे में। तो यहां पे 2 केसेस की बात करते हैं। पहला है कर्नाटक राज्य और उच्च बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 2004 वाद। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्य या जिला प्राधिकरणों को किसी ऐसे व्यक्ति के राज्य या जिले में प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार है जिसका कोई भाषण लोक व्यवस्था भंग कर सकता है। दूसरा, प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य 2014 वाद। उच्चतम न्यायालय ने भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST पैनल के अध्यक्ष ने वन संरक्षण नियम 2022 को अभी नहीं लागू करने की सिफारिश की है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पैनल के अध्यक्ष के अनुसार नए नियम आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों को कम करते हैं। इसलिए अध्यक्ष ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इन नियमों को अभी लागू नहीं करने की सिफारिश की है। आगे चलते हैं। वन संरक्षण नियम 2022, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कौन सा? देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कौन सा, कब का है? 1980 का। तो 1980-86 में कंफ्यूजन होता है, 1980 याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कार्यान्वयन से संबंधित है। नए नियमों के उद्देश्य क्या हैं? पहला, अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और वन क्षेत्र बढ़ाने में सरकार की मदद करना है। देखिए, ये जो नियम है वन संरक्षण नियम, ये नियम वन भूमि के गैर वानिकी उपयोगों के लिए हस्तांतरण ये तो अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है कि कैसे वन भूमि का इस्तेमाल जो है वो ऐसी गतिविधियों में किया जाए जो गैर वानिकी हो, मतलब उसका मतलब फॉरेस्टेशन वगैरह से कोई तात्पर्य ना हो, जैसे कि राजमार्ग विकास, रेल लाइनों को बिछाना, खनन गतिविधियां इत्यादि। नए नियमों के प्रमुख प्रावधान क्या है? पहला, एक सलाहकार समिति प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्र अधिकार प्राप्त समिति तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा, वनवासियों के वन अधिकारों संबंधित मामलों के निपटान और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोगों के लिए हस्तांतरण की अनुमति देने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। तीसरा, अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं के लिए समीक्षा की समय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि इन नियमों के खिलाफ कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जैसे कि यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं है। जो वन अधिकार अधिनियम 2006 था, इसके अनुसार वनवासियों की पारंपरिक भूमि पर किसी परियोजना की अनुमति देने से पहले सरकार को उनकी सहमति लेने की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ पे अनिवार्यता है। दूसरा, किसी परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने से पहले ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है इन नियमों में। जैसा कि आप पेशा अधिनियम 1992 पढ़ेंगे, उसमें भी जो है अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभा है वहां पे इसका प्रावधान किया गया। इसी तरह का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के बारे में बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। पहले देखिए, 338 के तहत ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों कार्य करते थे, परंतु बाद में 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया का गठन किया गया, जबकि 338A के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ये दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। इसका उद्देश्य देश में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब कुल 5 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र
वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील द्वारा करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत की बजाय उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के 6 गन्ना उत्पादक राज्यों ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच गन्ना उत्पादन मूल्य में 42% की वृद्धि दर्ज की है। ये जो 6 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड है। इसी अवधि के दौरान दक्षिण भारत के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों के उत्पादन मूल्य में 32.4% की गिरावट दर्ज आई है। ये राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये जो बदलाव हुए, इस बदलाव के रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण है उत्तर भारत में बड़ा सिंचित क्षेत्र है, मतलब सिंचाई की सुविधा यहां पर बेहतर है। दूसरा, उत्तर भारत में केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य FRP जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अतिरिक्त उच्च राज्य परामर्श मूल्य SAP को भी दिया जा रहा है। SAP मतलब स्टेट एडवाइज प्राइस, ठीक है। FRP जो है की पेशकश केंद्र करता है, जबकि SAP की पेशकश जो है राज्य करता है। देखिए, केंद्र सरकार FRP की पेशकश करती है, जबकि राज्य SAP के नाम से गन्ने का मूल्य तय करते हैं। SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है। इसके अलावा दक्षिणी राज्य अपने जल संसाधनों का अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये बदलाव परिलक्षित हुआ है। गन्ना उत्पादन के लिए जो अनुकूल जलवायु चाहिए, उस जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला, भारत में गन्ने की खेती के लिए 2 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मतलब 2 अलग अलग क्लाइमेट में इसका उत्पादन होता है। पहला उष्णकटिबंधीय और दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि शामिल हैं। कलम स्टेम कटिंग के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान, मतलब कलम जो है स्टेम कटिंग, इसी के माध्यम से गन्ने को मतलब उपजाया जाता है या गन्ने की खेती की जाती है या गन्ने को लगाया जाता है। कलम के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने पर इसकी वृद्धि दर धीमी हो जाती है। और मिट्टी की बात करें तो इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। अत्यधिक या बहुत कम तापमान गन्ने के रस की गुणवत्ता को खराब कर देता है। इस प्रकार चीनी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। या बहुत अधिक गर्मी होगी या बहुत कम गर्मी होगी या तापमान होगा तो उससे जो गन्ने का रस होता है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। आगे हम लोग बात करते हैं संक्षिप्त में जो करंट अफेयर्स है। पहला है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित चक्रवाती तूफान सितरंग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवाती तूफान सितरंग कहां पर आने की संभावना व्यक्त की गई है? बंगाल की खाड़ी में। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर NCMC का गठन किया था। इसका उद्देश्य राहत उपायों और कार्यों का प्रभावी समन्वय एवं कार्यान्वयन करना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। और इसके अतिरिक्त सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों व एजेंसियों के सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं। NCMC राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह को निर्देश भी देती है। आगे बात करते हैं ट्रांजिट बेल के बारे में। देखिए, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान निवास वाले राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, परंतु यदि उसे उत्तराखंड की पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो ऐसी दशा में ट्रांजिट बेल या गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए कोई व्यक्ति निकटतम सक्षम न्यायालय की शरण ले सकता है। ऐसे मामले में जिस स्थान पर मामला दर्ज किया गया है या जहां अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है वह स्थान बेल देने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होता। मतलब बेल दे रहा उत्तर प्रदेश का न्यायालय और अपराध के लिए जो उस पर FIR हुई है वो कहां पे हुई है? वो मान लीजिए छत्तीसगढ़ में हुई है। चूंकि ऐसे मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न निहित है, इसलिए ट्रांजिट बेल व्यक्ति को गिरफ्तारी से केवल अस्थायी संक्रमण प्रदान करती है। इसके साथ ही यह व्यक्ति को समुचित न्यायालय तक पहुंचने का समय प्रदान करती है। आगे बात करते हैं
नारेडको के बारे में, नारेडको NAREDCO, जिसे पूरा इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद। देखिए नारेडको ने सदस्य डेवलपर्स को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक वित्त समिति का गठन किया है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त विनियामक निकाय है नारेडको। इसे वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1998, 1998 में स्थापित किया गया था। यह भारत के प्रमुख रियल एस्टेट सरकारी उद्योग संघ के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री नारेडको के मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य सरकार, रियल एस्टेट उद्योग और आम जनता की रियल एस्टेट संबंधी चिंताओं को दूर करने तथा इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु एक वैध मंच प्रदान करना है। आगे बात करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकारें स्वेच्छा से प्रसारण का कार्य नहीं कर सकती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के किसी भी मंत्रालय, विभाग अथवा उससे संबद्ध संस्थाओं को भविष्य में प्रसारण या प्रसारण गतिविधियों के वितरण व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जो संस्थाएं पहले से ही अपना कंटेंट प्रसारित कर रही हैं, उन्हें लोक प्रसार भारती के माध्यम से ही इसे प्रसारित करना होगा। प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह वर्ष 1997 में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसार भारती, इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसारण से संबंधित सभी मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करता है। इससे पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने भी प्रसारण के व्यवसाय में राज्य सरकारों के प्रवेश को रोकने की सिफारिश की थी। आगे बात करते हैं स्कार्स्ड अर्थ रणनीति, स्कार्स्ड अर्थ टैक्टिक्स। देखिए, यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस पर स्कार्स्ड अर्थ रणनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब स्कार्स्ड अर्थ रणनीति होती क्या है? यह सैन्य रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत ऊर्जा आपूर्ति, पुलों, कृषि क्षेत्रों, सड़कों, रेल मार्गों आदि सहित शत्रु के लिए जो उपयोगी किसी भी सुविधा इत्यादि को नष्ट करना शामिल होता है। रूस ने विद्युत एवं जल आपूर्ति लाइनों सहित सिविल बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यह रणनीति युद्ध में बढ़त बनाए रखने के लिए शत्रु के संसाधनों को समाप्त करने का प्रयास करती है, साथ ही उसका मनोबल भी तोड़ती है। इस रणनीति के साथ नागरिकों को हानि पहुंचाना वर्ष 1977 के जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो ध्यान रखिए, जिनेवा कन्वेंशन कब का है? 1977 का है। भारत में यदि बात करें तो छत्रपति शिवाजी की सेना स्कार्स्ड अर्थ रणनीति के इस्तेमाल के लिए विख्यात रही है, जानी जाती रही है। आगे बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका साइंटिफिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिस्पस, सबसे भारी उड़ान वाला पक्षी है, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी। तो दो बातें याद रखिएगा, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कहाँ का राजकीय पक्षी है? राजस्थान का। इसे स्थानीय रूप से गोड़ावड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पर्यावास या जो हैबिटेट है, इसमें शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबी घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि शामिल है। यह सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे अधिक आबादी राजस्थान में पाई जाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। आयुष्यन की स्थिति की बात करें तो यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के तहत इसे रखा गया है। महत्वपूर्ण स्थल जहां पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है, गुजरात के नलिया, महाराष्ट्र के बरोरा, कर्नाटक के बेल्लोरी में ये पाए जाते हैं। इनमें इनकी जो संख्या घट रही है उसका या इन पे या उसके लिए उत्तरदायी क्या है, या जो इन पे संकट है वो क्या है? पर्यावरण के हानि, शिकार, इनके अंडों का शिकार करने वाले शिकारी, हाई टेंशन पावर लाइन इत्यादि। आगे बात करते हैं संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में। तो देखिए SOT, संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। हाल ही में संपूर्णानंद टेलीस्कोप के संचालन के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह टेलीस्कोप आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में एरिज कहते हैं, एरिज में उत्तराखंड के नैनीताल की मनोरा चोटी पर स्थित है। एरिज की बात करें तो एरिज जो है या आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान प्रेक्षण मूलक खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप का के जो प्रमुख उपकरण है वो क्या क्या है इसमें? कैशे ग्रेन प्लेट होल्डर, माइनल कैमरा, फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमीटर,
पोलरीमीटर इत्यादि, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। संपूर्ण ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग व्यापक रूप से धूमकेतुओं के प्रकाशीय प्रेक्षण, ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों द्वारा प्रच्छादन, तारा बनाने वाले क्षेत्रों एवं तारा समूहों, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली आदि के अध्ययन के लिए किया गया है। इसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजें कौन सी हैं? यूरेनस, शनि व नेपच्यून के जो वलय या जो रिंग्स हैं उनकी खोज की गई। गामा किरणों के प्रस्फुटन GRB, गामा रेज ब्रस्ट के ऑप्टिकल आफ्टर ग्लो का पता लगाया। माइक्रो लेंसिंग घटना की खोज की। नैनीताल केप सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न तारों में भूकंप की खोज की गई। इस प्रकार के कई सारे कार्य किए गए इससे। अब बात करते हैं वैक्सीन प्रावधानों पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह ICG इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। तो देखिए, हाल ही में विश्व स्तर पर हैजा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस कारण से हैजा के उपचार संबंधी टीकों में व्यापक कमी हो गई है। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए ICG मतलब अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति जो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने मानक 2 खुराक वाली वैक्सीन प्रणाली को निलंबित कर दिया है। इसके स्थान पर अब एक एकल खुराक वाले टीकों को अपनाया जाएगा, क्योंकि 2 खुराक वाले की ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, 1 खुराक वाले से कम सप्लाई हो जाएगी। हैजा जो होता है ये छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें होने वाला एक तीव्र अतिसारीय संक्रमण है। यह संक्रमण कभी कभी घातक निर्जलीकरण का कारण भी बनता है। ICG अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इसे प्रमुख रोग प्रकोपों के दौरान देशों को आपातकालीन वैक्सीन आपूर्ति तथा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रबंधन और समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1997 में। ICG अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह रोग प्रकोपों से निपटने के लिए पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसके लिए यह हैजा, मेनिंजाइटिस और पीले बुखार के टीकों के लिए वैश्विक स्टॉक स्तरों पर टीकों की सुरक्षा की निगरानी करता है। ICG का गठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदस्यों से मिलकर हुआ है। आगे बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में 22 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता और कला से संबंधित है। इस पुरस्कार का नाम जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है। पहला पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 में प्रदान किया गया था। इन पुरस्कार की घोषणा पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर कोलंबिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष करता है। गोविंद बिहारी लाल, नाम याद रखिएगा, गोविंद बिहारी लाल पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1937 में यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो ध्यान रखिएगा, भारत के वो पहले व्यक्ति जिनको पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल 1937 में दिया गया। आगे बात करते हैं चर्चित स्थल के में माड़ाला दर्रा या मानाला दर्रा दोनों कहते हैं, यह उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने माड़ा गांव, यहां आप मैप में देखेंगे तो चमोली जिला, यहाँ पे उत्तराखंड का चमोली जिला, यहाँ पे माड़ा गांव है, यहाँ से माना दर्रा तक जो है कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी है, आधारशिला भी रखी गई है। माड़ा दर्रा 18,192 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत और चीन की सीमा के बीच अंतिम बिंदु है। मतलब ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर या भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग है। इसे जो माड़ाला दर्रा है इसे डुंगरीला के नाम से भी जानते हैं, डुंगरीला दर्रा के नाम से भी जानते हैं। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। माड़ा गांव, ये जो माड़ा गांव है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे जो माड़ा गांव है यहाँ पर भूटिया लोग जो कि मंगोल जनजाति से संबंधित हैं, ये लोग यहाँ निवास करते हैं। सरस्वती नदी की बात करें तो यह अलकनंदा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। फैक्ट याद रखिएगा, सरस्वती नदी अलकनंदा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है और यह माड़ा गांव के निकट अलकनंदा में मिलती है, जिससे केशव प्रयाग संगम का निर्माण होता है। मतलब केशव प्रयाग संगम पे सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी मिल जाती है और आगे यह अलकनंदा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।